हाय एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कंप्लीट पॉलिटी कर रहे हैं फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025, जिसका लेक्चर 1 हमने कल किया था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। सबसे पहले तो आपको लेक्चर 1 कैसा लगा, नीचे अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करो। आपकी फीडबैक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि हम इसमें टोटल 13 लेक्चर में पॉलिटी कवर कर रहे हैं, और आपने अगर पहला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा हम हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों में चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और जो भी मैं आपको करा रहा हूँ वो पेपर रिलेवेंट है, आपके पेपर में वहाँ से बाहर नहीं आएगा। इस बात को मैं इंश्योर कर रहा हूँ। आप बिगिनर्स हो, आप रिपीटर्स हो, आपको अब बहुत आसान से आसान भाषा में मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। आपको 100% पॉलिटी समझ में आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये एसएससी जीडी के लिए है तो सिर्फ एसएससी जीडी के लिए हेल्पफुल है। कल को जाके आप और भी एग्जाम्स देंगे। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने चले जाना, रेलवे का कोई भी एग्जाम देने चले जाना, या कोई भी वनडे एग्जाम देने चले जाना, 99% जो आपके क्वेश्चंस फंसेंगे वो यहीं से फंसेंगे। और अगर आप एसएससी जीडी दे रहे हो तो 100% एक भी क्वेश्चन इन 13 लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। मैं ये बात की आपको इंश्योर कर रहा हूँ। और देखो, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर एग्जाम गाइडेंस, एग्जाम अपडेट वगैरह से रिलेटेड है, मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो वो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करते हैं। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो हम लेक्चर नंबर 2 अपना शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज डज अ सिटीजन हैव अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखो, आर्टिकल 51A, ठीक है, आर्टिकल 51A में आपके क्या दे रखी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं। अभी तक हम कितने आर्टिकल कर चुके हैं, अभी तक हम आर्टिकल 11 तक कर चुके हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कब समझ में आ जाएंगी, जब आपका फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य में जब आर्टिकल 51A बताऊंगा तो वहां पर बता दूंगा। लेकिन वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिकल 51 में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, और एक दो क्वेश्चन है कब इसका अमेंडमेंट करके, क्योंकि देखो ए लगाए, जहां पर ए बी सी ऐसे लग जाए तो आप समझ जाना कि आर्टिकल के जब हमारा संविधान बना था तब नहीं थे, ये बाद में संशोधन किया गया है। तो कब संशोधन करके एड ऑन किया गया, ये सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। लेकिन पेपर में आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से सवाल बनते हैं। कैसे बनेंगे, आपसे पूछ लेंगे इनमें से 4 फंडामेंटल ड्यूटीज दे देंगे, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। आपसे दे देंगे, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी नहीं है, कौन सी है, ये बात आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज करा देता हूँ, या चलो फंडामेंटल ड्यूटीज कर लेते हैं। टोटल आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 हैं, वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको कराता हूँ। लेकिन हम पहले क्या कर रहे थे, आर्टिकल कर रहे थे, तो आपने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, जो आप जहाँ पर नोट्स बना रहे हो ना, वहाँ पर आप टोटल आर्टिकल के लिए 12 से लेके 15 पेज छोड़ दो। ठीक है, 12 से लेके 15 पेज छोड़ दो दोनों साइड से। एक साइड से गिन के आपको नहीं छोड़ने हैं, जस्ट बेटा सेकेंड। देखो, आपको ना जैसे आपके आपने अभी 11 आर्टिकल तक तो लिख लिए, आने वाले टाइम में हम आर्टिकल और करेंगे, सारे आर्टिकल करने हैं। ठीक है, 395 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल कराऊंगा मैं आपको। तो वो आप आर्टिकल अलग अलग ना लिखो, जहाँ पर आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, वहाँ पर आप क्या करो, 12 पेज छोड़ दो दोनों साइड से। टोटल मिला के 24 छोड़ दो, अगर दोनों साइड से गिनोगे तो। एक साइड से गिनोगे तो लगभग 12 से लेके 15 पेज छोड़ सकते हो अपने उसके हिसाब से। क्योंकि आपकी जो आर्टिकल है, मैं चाहता हूँ एक जगह ही आप नोट डाउन करो। ठीक है, अब हम आर्टिकल 11 तक हो गए हैं तो फिर 12 से करेंगे, तो जब मैं आपको वो कराऊंगा तो वो एक ही जगह आप कर पाओ। उसके बाद तो 12 से लेके 15 दोनों तरफ से छोड़ना, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ से जैसे एक पेज आपने छोड़ा तो वो दोनों तरफ से काउंट होना चाहिए। ऐसे दोनों तरफ से अगर गिन रहे हो तो 24 से लेके 30 पेज छोड़ दो, जहाँ पर हम कंप्लीट आर्टिकल आपके एक जगह लिख जाएंगे। जब भी मैं आर्टिकल कराऊँ तो आप वहाँ पर वो करना। उतने पेज छोड़ के आप डालो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आप यहाँ पर हेडिंग डालो फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। आप डालो फंडामेंटल ड्यूटीज।
और देखो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये हम बिल्कुल ऐसे याद कराऊंगा ट्रिक के साथ कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा आपको। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है। क्या बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में? मौलिक कर्तव्य। और देखो हिंदी में अगर मैं कोई चीज़ गलत लिखूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई, है ना। तो यहाँ पर आपका देखो सबसे पहले ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आर्टिकल 51 51 के आपका जो एक संशोधन हुआ था 51A में दे रखी है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं, ठीक है। और चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें पढ़ाई ही देता हूँ। आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया था 1976 में, 1976 में, ठीक है। जिसके तहत हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। लेकिन अभी बोला कि भैया जब क्वेश्चन था तो आपने पढ़ाया था कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 11 ही हैं। एक आपकी जब हमारा 86th अमेंडमेंट हुआ था ना, संशोधन, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? संशोधन, ठीक है। 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। इसके तहत हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एक यहाँ से भी सवाल बनता है कि एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या करा गया? इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। तो अब आपको देखो एक तो सवाल यहाँ से इतने बनेंगे बस, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं किस में दे रखी हैं? हमारी पार्ट 4A में दे रखी हैं। जब मैं आपको ये सारी चीज़ें आगे हम चलेंगे तो वो चीज़ें और आपको समझ में आ जाएंगी। अब वो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जब मैं आपको पार्ट्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हर एक नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं जो इसमें दे रखे हैं, जो हमें अपने देश के प्रति करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप रफ कर दो, मैं आपको कराता हूँ अब फंडामेंटल ड्यूटीज। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारी? 11 हैं। तो देखो आपको याद करना बहुत आसान है। यहाँ पर आप ऐसे डालो ए, जैसे कि 51 का 51A 51B, इस तरह से आपकी आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपकी सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ऐसे करके आएगा ABCD। तो आपसे पूछ लिएगा बी में क्या आता है, सी में क्या आता है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो पहली है ए है आपकी, वो कहता है टू अवॉइड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अवॉइड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है? आपका इंस्टीट्यूशन, और लिख दो थोड़ा सा, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, इंस्टीट्यूशन करता है नेशनल फ्लैग, करता है नेशनल एंथम, नेशनल एंथम हिंदी में इसे लिख लो संविधान का पालन करना, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तथा या और, ठीक है, संविधान का पालन करना तथा उसके उसके आदर्श संस्था, आदर्श संस्था, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान का आदि का सम्मान करना। देखो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहती है, देखो सबसे पहले तो बहुत बच्चे ये फंडामेंटल ड्यूटीज को अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये अवॉइड मत करना, फंडामेंटल ड्यूटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कहती है
कि हमको जो संविधान का पालन है, जो संविधान के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई गई हैं उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग्स हैं, नेशनल एंथम्स हैं, और जिनकी वजह से हमें मतलब जो हमारे नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इन सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इन सबको ऐसा नहीं है कि हम मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए इनके प्रति हमारा। तो बेसिकली ये हमारी ड्यूटी बनती है। ये किस में दे रखा है, आर्टिकल वो सॉरी ए में दे रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज ABC ऐसे करके, तो ए में दे रखा है। अब आपको ये याद कैसे करना है, डायरेक्टली कुछ नहीं, सिंपल ऐसे करो, ए से अवॉइड, जहाँ पर आपको अवॉइड वर्ड दिख जाए तो वहाँ पर ए याद कर लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक है यहाँ पर याद करने की, कि अगर जहाँ पर आपको ए मिल जाएगा वहाँ पर आपको अवॉइड भी मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, बेटा सेकंड ईयर रफ हो गई। ठीक है, अभी मैं बी लिखता हूँ। बी जो दूसरी है हमारी, चेरिस, और इसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे चेरिस एंड फॉलो, चेरिस एंड फॉलो द नोबल आइडल्स that inspired the national struggle and freedom, स्ट्रगल एंड फ्रीडम। अब अच्छा ये ड्यूटी बताओ, ये क्या कहती है? तो ये जो ड्यूटी है ये कहती है राष्ट्र आंदोलन, लिख लो चलो, आपका नेशनल स्ट्रगल, राष्ट्र आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र आंदोलन एंड फ्रीडम, और आज़ादी, और आज़ादी को इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित, प्रे कैसे लिखा जाएगा, प्रेरित। ठीक है, प्रेरित करने वाले, नोवेल का मतलब होता है आदर्श, करने वाले आदर्श, आदर्शों लिख लो, आदर्शों का पालन करना, पालन करना। बेसिकली आपका जो बी है हमारा सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है, वो क्या कहती है, मतलब उसमें क्या दिया हुआ है कि जिन जिन नेशनल स्ट्रगल्स की वजह से जो हमें फ्रीडम मिला है, जस्ट बेटा सेकंड, चलो अब यहाँ पे ही करते हैं क्योंकि फिर ये रफ हो जाएगा, थोड़ा सा भाई मैनेज कर लो, दिक्कत हो रही है ना। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या कहती है, वो कहती है कि हमको जिनकी वजह से आज़ादी मिली है, जो हमारे जिन्होंने हमारा हमको फ्रीडम दिलाया है, जो नेशनल स्ट्रगल किया है, ठीक है, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनका हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उनसे जो जिन लोगों ने हमारे नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर किया, कुछ नोबल आइडल्स थे, कुछ हमारे नारे थे, तो उन सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर ये दे रखा है। और ये आपको कैसे याद करना, बी से आप याद कर लेना बापूजी। बापूजी देखो गांधी जी को बोलते हैं, और गांधी जी की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो क्या थे, एक तरह से नेशनल लीडर थे जिन्होंने अपने आज़ादी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर लेना। हम बैक ऑन जाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटी सी है और थर्ड है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, वो क्या कहती है, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कहती है अपहोल्ड, सॉवरेनिटी दे रखा है। ठीक है बेटा सेकंड, इसमें दे रखा है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट क्या क्या, तीन चीज़ें थी इसमें। एक तो था सॉवरेनिटी, एक था आपका सोवेरेनिटी, एक था आपका यूनिटी, एक था आपका इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे देश के, अब देखो ये टर्म याद करना बहुत दिक्कत वाली होती है, संप्रभुता, संप्र कैसे लिखेंगे इसे, सॉवरेनिटी को बोलते हैं संप्रभुता।
संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। इंटीग्रिटी को बोलते हैं एकता, और सॉरी यूनिटी को, और इंटीग्रिटी को बोलते हैं अखंडता, अखंडता। सॉरी वो एक कॉल आ रहा था बीच में। अखंडता। और उसके बाद क्या बोलेंगे, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है, यही है ना 3 वर्ड, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है इसे। तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, बनाए रखना। ये किस में आता है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज की तीसरी ड्यूटी है, जिसे हम सी बोलते हैं। अब सी से आपको कैसे याद करना है, सी से आपको ऐसे याद करना है, कॉन्सोलिडेशन। जस्ट बेटा सेकेंड। सी से आपको क्या याद करना, सी से आपको याद करना कॉन्सोलिडेशन। देखो कॉन्सोलिडेशन होता है एकता, एक तरह से कॉन्सोलिडेटेड रहना। तो वो यहाँ पर आपको ये तीनों वर्ड आपको किससे मिलते जुलते दिख जाएंगे, कॉन्सोलिडेशन से। तो आप आराम से, अगर आपको कॉन्सोलिडेशन याद है तो आपको आराम से ये तीनों वर्ड पूछे गए कि किस में हैं, तो आप सी से बोल दोगे कि ये सी में आते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है इसे याद करना। अगर हम बात करें डी के बारे में, तो डी के बारे में हाँ, जो है वो क्या है, डिफेंड करना होता है। अब देखो मुझे कैसे याद है वो भी बताऊंगा। डी से डिफेंड आ गया तो ऐसे याद है, तो डिफेंड द कंट्री, डिफेंड द कंट्री। और क्या लिख सकते हो, बेसिकली देखो ये है, अगर पूरा हम फंडामेंटल ड्यूटी देखें कि हमें अपनी कंट्री का डिफेंड करने के लिए, मतलब हमें अपनी कंट्री डिफेंड करनी होगी। अगर कभी मजबूरी में हमें देश के लिए लड़ना भी पड़ा तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लड़ें, ठीक है। तो आगे लिख लो चलो इसे, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लो, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, तथा राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। और कभी ज़रूरत पड़े तो लड़ने के लिए भी तैयार रहना, बेसिकली ये इसमें दे रखा है। तो ये हमारा जो डी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी चौथी है, और चौथी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। पेपर में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा डी में क्या है, ई में क्या है ना, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो डी से आपको डायरेक्ट डिफेंड जहाँ दिख जाए वहाँ पर आप डी लगा दोगे। सी कंसोलिडेशन, जहाँ पर आपको ये 3 वर्ड दिख जाए, तो इन्हें याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद ई, देखो ई हमारा रिप्रेजेंट करता है इक्वलिटी को। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करनी है। ई फॉर इक्वलिटी। अब आपको याद, ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है, ये कहती है प्रमोट, प्रमोट हार्मनी, हार्मनी होता है भाईचारा, प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ कॉमन, द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसी को हम बोलते हैं देश के लोगों के, देश के लोगों में समृद्धता तथा भाईचारा बनाए रखना, तथा भाईचारा बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल ई, वो सॉरी, हमको फंडामेंटल ड्यूटीज ई कैसे याद करनी है, ई फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, हारमोनी की बात हुई है, कॉमन ब्रदरहुड की बात हुई है। तो इक्वलिटी तो ये भाईचारा बनाए रखोगे तो समानता रहेगी, ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड रहेगा। तो ये हमारी किस में दे रखा है, ई फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता, समानता मतलब भाईचारा, समृद्धता। तो ये भी याद करना आसान है। उसके बाद एफ, अब फंडामेंटल ड्यूटी जो एफ है, एफ का मतलब होता है फोर्ट।
अब देखो ये कैसे याद करना, ये ऐसे याद करना, इसमें क्या दे रखा है, वैल्यू लिख लो, चलो वैल्यू, हमें वैल्यू करनी चाहिए एंड प्रिजर्व करना चाहिए, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच। ये पूरे सेंटेंस आपको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रटने की जरूरत नहीं है, बस एक एक वर्ड पकड़ो और याद कर लो। जैसे इक्वलिटी से ये हार्मोनी याद कर लो, जहाँ इक्वलिटी आएगी वहाँ हार्मोनी आएगा, ई आया इक्वलिटी हार्मोनी। डी से डिफेंड याद कर लो, खाली ये डिफेंड दिखे वहाँ। सी से कॉन्सिडरेशन से सॉवरेनिटी यूनिटी याद कर लो। तो बस एक एक दो दो वर्ड याद रखने, पूरा सेंटेंस आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। और फंडामेंटल ड्यूटीज पेपर में पूछी जा रही हैं, तो इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करना, ठीक है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज of the countries composite culture। हिंदी में से लिख लो, देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैंने क्या बताया, एफ से बताया था फोर्ट। आपको कैसे याद करना है, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है, जो हमारी इमारतें बनी हुई हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये सारी चीज़ों की रक्षा करेगा, या सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा, हमारा मतलब हमको प्रोटेक्ट करना है, हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हम उनके प्रति उनकी वैल्यू करें, उन्हें प्रिजर्व करें, जो हमारे कंट्री का, हमारी जो कंट्री का जो कल्चर का हेरिटेज है, जो रिच हेरिटेज है उसको। तो एफ से फोर्ट और एफ से हेरिटेज, हमारा जो कल्चर है, जो फोर्ट्स वगैरह हैं, उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गई हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ए बी सी डी ई एफ, 6 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, 5 और बची हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, फिर वो भी कराते हैं। जो हमारी नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है जी, और जो 7वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, वो क्या कहती है, जी से आपको याद रखना है ग्रीनरी। अभी ग्रीनरी कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी फॉर ग्रीनरी और जी फॉर इन्वायरमेंट अभी मैं बताता हूँ। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग आपका फॉरेस्ट हो गया जैसे, ठीक है, और लेक हो गई, रिवर हो गई, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो गए, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो बेसिकली देखो जी फॉर ग्रीनरी, और इन्वायरमेंट कैसा होता है हमारा, ग्रीन होता है, हरा भरा होता है। तो बस ये वर्ड पकड़ो इन्वायरमेंट और यहाँ से पकड़ो जी, बस अगर पेपर में आए तो आराम से ऑप्शन होंगे, आराम से कर लेना, आपको ये पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका जी के बाद क्या आता है, एच, और ये सारे स्मॉल में आएंगे, मैं भूल जाता हूँ ये बात, ठीक है। एच में क्योंकि वो ऐसे आएगा 51 का ए का एच पूछ लिया आपसे, ठीक है, तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आपका जो एच है उसमें क्या आता है, डेवलप, डेवलप, अच्छा ये हिंदी में लिख लो, इसे इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, जो ऊपर वाली फंडामेंटल ड्यूटीज है, पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना, बस यही लिख लो, पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद इसमें है आपका डेवलप साइंटिफिक, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, है ना, ह्यूमनिज्म। तो अब आपको ये पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ह्यूमनिज्म आ गया, यहाँ पर एच आ गया, ठीक है। तो आपका एच से ह्यूमनिज्म डायरेक्ट याद हो जाएगा। और हिंदी वाले लिख लो, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है, तो आपकी नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है आई,
ठीक है, आई क्या कहती है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्ज्योर वायलेंस। बेसिकली सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। अब देखो, बेसिकली आपको अब्ज्योर करना है, क्या करना, वायलेंस नहीं करना, किसी को आंख नहीं दिखानी। आई फॉर आई, आंख, आई मीन्स आंख, आई, और आई आपको क्या है, किसी को वायलेंस नहीं करना। ठीक है, आपको रक्षा करनी है, आपको वायलेंस नहीं करना। तो ये आई से किसी को आंख नहीं दिखानी, इस तरह से आप याद कर लेना। जे, जे में जो दे रखा है आपका, जो 10वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये है एक्सीलेंस, excellence in all sphere, excellence in all sphere of individual and collective activity। इसे हिंदी में लिख लो, व्यक्तिगत और सामूहिक, लिखवा ही देता हूँ। इंडिविजुअल को बोलते हैं व्यक्तिगत, ठीक है, ग्रुप को, कलेक्टिव को बोलते हैं सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, सामूहिक भलाई के लिए, भलाई के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। देखो यहाँ पर हमें एक्सीलेंस अचीव करना है, इंडिविजुअल को या कलेक्टिव को, कलेक्टिव एक्टिविटी में, ऑल स्फेयर में। अब देखो, एक आपने इडियम्स पढ़ा होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब उसे सारी चीज़ों में एक्सीलेंस हो, सारी चीज़ों में, उसे बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑल ट्रेड्स। तो यहाँ पर आपको जे से ऑल स्फेयर ऐसे याद कर लो, ठीक है। और के में क्या दे रखा है, बेसिकली जो 6 से लेके, आप लिख लेना अपने भाषा में, जो 6 से लेके 14 साल के बच्चे हैं, ये आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जो कि 86 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी। यहाँ पर 6 से लेके जो 14 साल के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन दी जाएगी, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, एजुकेशन की। और हर माँ बाप का, हर पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि वो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दें, ठीक है, ये हर एक माँ बाप का कर्तव्य है। तो ये इसमें है। इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हो कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और हिंदी वाले लिख सकते हैं कि 6 से 14 साल, 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक जो हैं, ऐसे लिखो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक, अभिभावक बोलते हैं ना, या पेरेंट्स ही लिख लो, पेरेंट्स का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए हैं। और ये बाद में जोड़ी गई थी, मैंने बताया आपको, 86 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे याद करना है, के फॉर किड्स, और किड्स को ही तो एजुकेशन दी जा रही है, बच्चों को, तो ऐसे याद करना। तो ये आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आपको हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको ट्रिक के साथ भी पढ़ा दी है। तो आई होप कि अब आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं भूलोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, according to the article 32 of the Indian Constitution, the right to constitutional remedies is for the enforcement of। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित के परिवर्तन के लिए है। अब देखो, यहाँ पर हम कितने आर्टिकल पढ़ चुके हैं अभी तक, तो आप बोलोगे भैया अभी हम आर्टिकल 11 तक ही पढ़े हैं, 1 से लेके 11 तक, और यहाँ पूछ रहा है 32। और मैंने बताया क्वेश्चन तो हमारा एक जस्ट साधन है कि क्या क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको भी लगे कि हाँ हम पेपर रिलेवेंट ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। हमें पढ़ना तो आर्टिकल है, तो अब हम ये आर्टिकल 32 ना करके हम आर्टिकल, जैसे देखो आर्टिकल 32 भी कर लेंगे। अभी हम देखते हैं तीसरा भाग देखेंगे, जो तीसरा भाग है हमारा, हम 2 पार्ट कर चुके हैं, अब पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में आपका क्या दे रखा है, पार्ट 3 में दे रखा है आपके फंडामेंटल राइट्स।
पार्ट 3 में क्या दे रखे हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो दे रखे हैं पार्ट 3 में। तो वो आते हैं 12 से लेके 35 के अंदर। तो ये उसमें 32 भी कवर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि 32, तो यहाँ पर आप तो ये तो समझ ही गए होंगे कि ये किसके लिए है आर्टिकल 32, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के लिए है। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये सारी चीज़ें जब हम इसे क्वेश्चन को नोट डाउन वगैरह तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब हम आर्टिकल 12 से लेके 32 तक पढ़ते हैं पार्ट 3। तो आप क्या करो, इसको तो यहाँ पर छोड़ो, हम डालते हैं पार्ट, जस्ट बेटा सेकंड, पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 डालते हैं। और पार्ट 3 में क्या दे रखा है, आपके फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। और ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये हम्म, ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। मतलब जैसे अभी हमने ड्यूटीज पढ़ी, वो तो हमारे हमारे कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारे अधिकार हैं, हम गवर्नमेंट से इन चीज़ों के बारे में डिमांड कर सकते हैं। और अगर फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती तो हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो देखो, मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको। टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं इस वक्त, अभी हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल हम 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत में 6 नहीं थे, शुरुआत में 7 थे। एक आपका फंडामेंटल राइट जो था वो डिलीट कर दिया, वो हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है बट फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट से हटा दिया, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। तो आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अभी तो आप बोलोगे भैया 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगर ये पूछा जाए कि शुरुआत में कितने थे, जब हमारा ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स कितने थे, तो ओरिजिनली आप बताओगे भैया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 7 थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। ठीक है, और अभी ये किस आर्टिकल में रखा गया है, तो ये अभी 301 के आर्टिकल में रखा गया है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ जो यहाँ से फंडामेंटल राइट से सवाल बनता है, वो ये सवाल बनता है कि क्या ये मतलब ये बोलो ये आपकी जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल है। तो आप बोलोगे भैया ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल क्या मतलब, एक होता है कि गवर्नमेंट उन चीज़ों का पालन करे ना करे, हम कुछ नहीं कर सकते गवर्नमेंट का। बट अगर हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स की हनन होती है, या वो हमारे नहीं कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट उनका हनन कर रही होती है, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब होता है ये जस्टिसिएबल है। अगर नॉन जस्टिसिएबल होते तो हम गवर्नमेंट का कुछ कर ही नहीं सकते, बेशक वो उनका पालन करे ना करे। तो अब हम अपने फंडामेंटल राइट्स जो 6 हैं वो 1 बाई 1 करेंगे, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। और जहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स के लिए पेज छोड़े थे वहाँ पर वापस आ जाओ, और वहाँ पर आप डालो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं इसे रफ कर देता हूँ। और बिल्कुल हम ट्रिक से देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे हम अभी तक पॉलिटी पढ़ रहे हैं वैसे ही देखेंगे। तो देखो, जो आपका यहाँ पर आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं, 12 से लेके 35 तक। ये भी पता होना चाहिए, पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कितने आर्टिकल तक, कितने आर्टिकल है, वहाँ होंगे 12 से 35 ऑप्शन, 14 से 36 ऑप्शन, ऐसे। तो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपका अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 में जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि इसमें ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जा रहे। और डेफिनेशन ऑफ स्टेट हिंदी वाले लिख लो, मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, ये आर्टिकल 12 कई बार पूछा गया और बच्चे इनको नहीं करते। बच्चे फंडामेंटल राइट्स पता है कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, 14 से। बट आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट मूल अधिकार का परिभाषा कई बार पेपर में पूछा गया, तो ये लिख लो, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 13 जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 13 के क्लॉज भी होते हैं 1 और 2, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम हमारा पहला जो जैसे मैंने 6 फंडामेंटल राइट्स बताए, तो जो पहला फंडामेंटल राइट्स शुरू होता है वो शुरू होता है आर्टिकल 14 से। ठीक है, और वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा कौन सा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ,
इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब इक्वलिटी, सॉरी दिमाग खराब हो गया मेरा, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी है। और ये जो राइट टू इक्वलिटी है मतलब समानता का अधिकार, इसे लिखेंगे हम समानता का अधिकार। ये किस आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल 14 से लेके 18 में दे रखे हैं। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आपके राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम टोटल आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 14। ठीक है, 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 14 आपका कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मैं अभी ये आपको सारे समझाऊंगा और ट्रिक के साथ भी कराऊंगा। कानून, कानून के सामने, सामने सब समान है। देखो बेसिकली क्या है, आर्टिकल जैसे हमारे 6 राइट्स दे रखे हैं, उसमें भी डिफरेंट तरह के राइट्स हैं। तो जो सबसे पहला राइट है हमारा, जो फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू इक्वलिटी, मतलब सबको समानता का अधिकार है। अब डिफरेंट बेसिस पर किस किस में समानता का अधिकार है? सबसे पहले तो देखो जो आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। तुम भैया बिल्कुल गरीब हो, तुम भैया यहाँ के प्रधानमंत्री हो, तुम यहाँ के सलमान खान हो, तुम यहाँ के कोई भी हो, ठीक है, सबके लिए कानून है वो बराबर रहेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं वो अलग है, बट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि सब बराबर है कानून के सामने। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा छोटा, कुछ भी नहीं है, कानून के सामने सब बराबर है। अगर कोई गलती करेगा तो सेम, एक बंदा प्रधानमंत्री होकर गलती करे और एक बंदा नॉर्मल व्यक्ति गलती हो करे, सजा दोनों के लिए बराबर मिलेगी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है, ये आर्टिकल 14 कहता है। और क्या क्या समानता की बात दी गई है? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर देखो पेपर में इतना ही लिख लो, भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो ये कैसे याद, मतलब इसमें क्या दे रखा है, कैसे याद करना है वो तो अभी मैं बताऊंगा ही। देखो इसमें क्या दे रखा है कि जो आपका बेसिकली देखो इक्वलिटी हो गई। यहाँ पर 14 आर्टिकल 15 क्या कहता है, आप, आपका सेक्स क्या है, मतलब मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, या कोई भी आपका सेक्स है, ठीक है, आपका धर्म क्या है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा कि भाई आप यहाँ जन्मे हो तो आपको अलग ट्रीट किया जाए, आप लड़के हो तो आपको अलग ट्रीट किया जाए। ठीक है, किसी के बेसिस पे किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इक्वलिटी, समानता दी गई है। ठीक है, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके जाति के, धर्म, जाति, धर्म, लिंग और आपका जन्म स्थान, इन सब के बेसिस पे आपका, आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट इन रियलिटी बहुत सारी चीज़ों में मैं देखता हूँ कि भेदभाव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ लॉज हैं हमारे, कुछ कानून हैं जहाँ पर, चलो ठीक है वो सारी चीज़ें छोड़ो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 बात करता है अपॉर्चुनिटी की। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? आर्टिकल 16 बात करता है अपॉर्चुनिटी की। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? जो भारत सरकार में जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें सबको, जो समानता है, जो जॉब है, उसके लिए सब एलिजिबल होंगे, सबके लिए वैकेंसी आएंगी। ठीक है, कुछ भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो सरकारी नौकरी में है सबको समानता दी जाएगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सेक्टर पूरा लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है, हिंदी में लिख लो सरकारी, बस समझ लो अच्छे से, सरकारी नौकरी की समानता, सरकारी नौकरी में समानता, समानता। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है।
छुआछूत के बारे में बात करता है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। देखो अभी तो बहुत हद तक ख़त्म हो गई है, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आज से 50-60 साल पहले कितनी अनटचेबिलिटी थी, या ड्यूरिंग जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कितनी अनटचेबिलिटी थी। जो बैकवर्ड क्लासेस होते थे उनको बहुत जगह ऐसी थी कि जो हायर सोसाइटीज़ थी वहाँ की गलियों में होके परमिशन नहीं थी। और मैंने तो खुद अपने गांव में देखा था कि अब नहीं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले देखा था कि जो लोअर क्लासेस होती थी उनकी अगर शादी हो रही है तो वो हायर क्लासेस में, जैसे गांव में क्या होता है, पूरा वो बारात जाती है और वो घूमती है पूरे गांव में रात को, मतलब हमारे यहाँ होता है, ठीक है, होता होता था। अब तो मतलब बहुत टाइम से मैंने नहीं देखा है वो सारी चीज़ें, लेकिन वो उनको परमिशन नहीं था कि वो हायर सोसाइटी की तरफ अपनी चीज़ों को लेके जाएं, अपनी जो बारात होती है उसको चढ़ाएं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत पहले बहुत, ठीक है, कि आप पानी नहीं पियोगे, या एक लोअर कास्ट का व्यक्ति हायर सोसाइटी में गवर्नमेंट हैंडपम्प भी लिखा लगाए तो वहाँ पानी नहीं पी सकता, बहुत चीज़ें थी। तो अभी जो छुआछूत वाली चीज़ थी उसका भी अंत किया गया इस आर्टिकल के तहत। और आर्टिकल 18 में दिया गया है टाइटल्स, कि कोई भी भाई टाइटल्स अज्यूम नहीं कर सकता, उपाधियां नहीं ले सकता, उपाधियों का भी अंत किया गया। यहाँ छुआछूत का अंत किया गया, यहाँ उपाधियों का अंत किया गया इस आर्टिकल के तहत। तो ये सारी चीज़ें क्यों करी गई? आपको समानता देने के लिए। और अगर अभी भी ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, जो हमारा ये पहला राइट टू इक्वलिटी है, ये हमारा यहाँ पर ये इतने आर्टिकल आते हैं। उसके बाद जो दूसरा फंडामेंटल राइट्स है हमारा, वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। वो देखो, जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। और ये जरूर पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो ये 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19। अरे सॉरी, वो मैंने आपको याद नहीं कराया, ट्रिक नहीं बनाई, अब वो मैंने रफ कर दिया। देखो ऐसे याद करो, मैं आपको बता देता हूँ। 14, 15, 16, 17, 18 कैसे है। देखो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की, देखो आप अपने नोट्स में देखो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की गई है। यहाँ पर अनटचेबिलिटी के बारे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर अनटचेबिलिटी के बारे में बात की गई है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात की गई है। इस आर्टिकल में टाइटल्स के बारे में बात की गई है। तो ये आप कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि अगर लॉ, जिस देश में लॉ है वहां पर वहां पर कोई डाउट ही नहीं है, हम अपने भारत के लॉ पे जो कानून बना उस पर डाउट ही नहीं कर सकते। तो डाउट, बस बी वैसे भी साइलेंट, और बी हमें लगानी नहीं है। डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी, टी से टाइटल्स, लॉ, लॉ से इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेना, वो मैं उस वक्त भूल गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, वो कैसे याद करना है आपको। आर्टिकल 19 कहता है, देखो आर्टिकल 19 में 6 सब क्लॉज दे रखे हैं। आर्टिकल 19 में 6 सब क्लॉज दे रखे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो देखो ए में क्या दे रखा है कि आपको फ्रीडम है। किस चीज का फ्रीडम है भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बेसिकली हिंदी वाले लिख लो, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त और बोलने की स्वतंत्रता है, और बोलने की स्वतंत्रता है, ये लिख लो। उसके बाद आर्टिकल 19 का बी, आर्टिकल 19 का बी क्या कहता है? टू असेंबल, टू असेंबल, ये सारे भी अभी मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। टू असेंबल पीसफुली, पीसफुली एंड विदाउट आर्म, एंड विदाउट आर्म। बेसिकली आर्टिकल 19 का वी,
आर्टिकल 19 में ही 6 सब क्लॉज आते हैं। 19 का बी क्या कहता है कि आप असेंबल हो सकते हो, आप कहीं भी बेसिकली सभा कर सकते हो बिना बस कंडीशन ये है कि वो आप एक तरह से बिना हथियार के करने और पीसफुली करने, आप कहीं भी सभा कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती, पुलिस वाले भी नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर आप पीसफुली अपनी असेंबली कर रहे हो और आपके पास कोई हथियार नहीं है तो हिंदी में लिख लो बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। हिंदी वाले क्या लिख लो, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार, ठीक है, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता किस में दे रखी है, आर्टिकल 19 के वी में। ये सब पूछे जाते हैं और ऐसे भी पूछा जाता है ए में क्या है, बी में क्या है। ये सारी चीज़ें मैं याद करा दूंगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस लिख लो अभी, लेकिन ये लिख लेना। सी में आता है, आर्टिकल सी में आता है टू फॉर्म एसोसिएशन, और यूनियन। मतलब आर्टिकल 19 का सी क्या कहता है कि आपको संगठन बनाने की पूरी आज़ादी है, आप बना सकते हो। संगठन बनाने की स्वतंत्रता किस में दे रखी है, अगर आप कोई भी एसोसिएशन बनाना चाहते हो, यूनियन बनाना चाहते हो, तो आप आर्टिकल 19 सी के तहत बना सकते हो। तो 19 सी क्या कहता है आपका, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 19 का डी, आर्टिकल 19 का डी क्या कहता है, तो यहां पर लिखो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। बेसिकली आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, आप यूपी में रहते हो आप केरल जा सकते हो, केरल में रहते हो आप जम्मू कश्मीर जा सकते हो, मतलब आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। हर जगह घूमने की स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है, आर्टिकल 19 का डी। हर जगह घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी हुई है, तो यहां पर दी हुई है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। किस में है आपका, आर्टिकल 19 का डी में। आर्टिकल 19 का ई, आर्टिकल 19 का ई क्या कहता है, टू रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट द इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल, आप देश में कहीं भी जाके बस सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता है। आप यूपी में रहते हो, आप जम्मू कश्मीर में जाके रह सकते हो परमानेंटली, अपना घर ले सकते हो, ज़मीन ले सकते हो, ठीक है, और आप महाराष्ट्र में आ सकते हो, कहीं भी अपना ज़मीन लेके रह सकते हो। ये किस में फ्रीडम मिला हुआ है हमें, कहाँ किस आर्टिकल में हमें ये अधिकार दिया है, 19 का ई में हमें अधिकार दिया है। 19 का एफ हमारा डिलीट कर दिया गया, पहले था कि आप अक्वायर कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को, जब राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया तो ये हमारा डिलीट कर दिया गया। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 का एफ डिलीट हो चुका है। 19 का जी कहता है हमारा टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कि आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, इलीगल छोड़ के, ठीक है, इलीगल व्यवसाय ना हो। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किस में दे रखी है, आर्टिकल 19 का जी में। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब देखो कैसे याद करना है, तो ये आपको जस्ट याद करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस याद करना है और याद ऐसे हो जाएगा। 100 MRP, आपके पास कितने पैसे हैं, 100 रुपये हैं, 100 MRP। एस से स्पीच, आपको स्पीच का फ्रीडम है। ए से असेंबली का फ्रीडम है आपको। यू से यूनियन बनाने का फ्रीडम है आपको। एम से मूव, कहीं भी जा सकते हो, इसका फ्रीडम है। आर से रिसाइड, कहीं भी रह सकते हो, इसका फ्रीडम है। पी से प्रैक्टिस, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इस चीज़ का आपको फ्रीडम है। ठीक है, तो ये आपके 100 MRP यहाँ पर इस तरह से आप ट्रिक से आराम से याद कर सकते हो। अब आर्टिकल 19 ही खत्म हुआ है, इसके सब क्लॉज इंपॉर्टेंट है इसलिए कराया है मैंने, सबके नहीं कराऊंगा, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 20, 21, 22 भी इसी में आते हैं, इसी राइट के अंदर, तो वो भी हम कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ।
ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल 19 हो गया। आर्टिकल 20 लिखो, आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो यहाँ पर आर्टिकल 20 कहता है इन रेस्पेक्ट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, बेसिकली जैसे इसमें आपको क्या है, जैसे कोई आपने अपराध कर दिया, हिंदी मीडियम लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले किसी भी, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आपने कोई भी अपराध किया, आपको कोई भी अ, कुछ इसमें प्रावधान है। अ, देखो समझो एक सेकेंड, जैसे आपने कोई क्राइम किया, आपने कोई क्राइम किया, अपराध अपराध किया, तो जो आपको सजा मिलेगी, सबसे पहले तो एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। ऐसे जो गलती की कॉन्स्टिट्यूशन में सजा लिखी हुई है वही आपको सजा मिलेगी। ठीक है, जो लॉ में है, कानून में सजा है। और दूसरी वक्त, सपोज तुमने 2014 में कोई क्राइम किया, उस वक्त उस सजा की जो टाइम था वो 6 साल था। ठीक है, और 2020 में उस क्राइम का 6 साल 6 साल को बढ़ा के 10 साल कर दिया कि अगर आप सेम वही क्राइम करते हो तो आप 10 साल सजा होगी। तो क्या आपकी सजा जो है वो 4 साल और एक्सटेंड कर दी जाएगी? तो ऐसा नहीं है। जब आपने क्राइम किया है, जब आपको वो सजा सुनाई गई है, उसी लॉ के, उस वक्त के लॉ के अनुसार ही जो आपको सजा सुनाई गई है वही आपको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में कानून बदल कर आपको सजा अलग से सुनाई जाए, या मतलब दोबारा से वो बढ़ा दिया जाए। तो एक गलती की एक सजा, और जो सजा होगी उस समय कानून के आधार पर होगी। और एक और बात, कोई भी आरोपी व्यक्ति है वो स्वयं के विरुद्ध गवाह बन सकता है। स्वयं मतलब वो खुद के मतलब विरुद्ध भी गवाही दे सकता है। ये भी इसी में दिया हुआ है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फोर ऑफेंसेस। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना समझ के, हिंदी वाले भी लिख लेना और इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा इसे समझ के लिख लेना, क्योंकि आर्टिकल 20 में बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में दे रखा है। पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 21 में किसके बारे में दे रखा है? पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में दे रखा है। और बेसिकली हिंदी वाले लिख लो, प्राण एवं दैहिक दैहिकता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर आपको पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में दे रखा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, इसका भी है। जैसे आपकी जान को खतरा है तो पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर, लेकिन वो सब नहीं पूछा जाता। बस आपसे पूछा जाएगा पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है। तो 21, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक बाद में अमेंडमेंट किया, अब जहाँ पर ABC दिख जाए साथ में तो समझ जाना कि संशोधन करने के बाद लाया गया है। तो यहाँ पर लाया गया था, ये था राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का। अच्छा, इस शिक्षा के अधिकार में आपको एक चीज़ याद रखनी है, एज पूछ ले तो 6 to 14 याद रखना, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये आपका कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन था, अगर ये पूछ ले तो ये 86 संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट था। कब हुआ था ये? 2002 में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखवाई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़, जब ये राइट टू एजुकेशन आया था 2002 में, इसे लागू करने के लिए एक एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये दोनों चीज़ अलग अलग है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। वो कब आया था ये पूछ लेता है, तो वो आपका आया था 4 अगस्त 2009 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड क्या पता होना चाहिए? ठीक है, इससे रिलेटेड और कुछ ऐसा है नहीं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है हमारा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ये क्या क्या आर्टिकल 22 कहता है, मतलब बेसिकली गिरफ्तारी का संरक्षण लिख लो हिंदी वाले, गिरफ्तारी का संरक्षण। इसमें क्या दे रखा है गिरफ्तारी के संरक्षण में, बहुत सारी गिरफ्तारी से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि अगर कोई हमें गिरफ्तार करता है तो पहले उसे वारंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि कारण बताना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना, मतलब वारंट जो जारी होता है जब भी तो हमें वो गिरफ्तार करेगा, उसके बिना नहीं कर सकता। एक बार गिरफ्तार कर लेते हैं तो उन्हें 24 घंटे के अंदर कोर्ट में हम पेश करना पड़ेगा, ये भी बात पता होना चाहिए। और जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा वो अपने मनपसंद का वकील रख सकता है, एडवोकेट रख सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी आर्टिकल 22 में दे रखी हैं। और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत तो पूरा डेप्थ में हम कोई लॉ कानून तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन हाँ जितना हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैंने बताया था राइट टू फ्रीडम जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, और वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, हाँ जस्ट बेटा सेकेंड। तो तीसरा थर्ड जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और ये कितना है 2324। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हिंदी वाले लिख लो, शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब इस जो हमारा ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 24 के बीच में है, इसमें क्या क्या दे रखा है वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है, तो आर्टिकल 23 अनुच्छेद 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 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग 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 के बारे में बात करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है, एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है, फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है, जबरदस्ती श्रम एवं बेरोजगारी के बारे में यहाँ पर आर्टिकल 23 में दे रखा है। जबरदस्ती श्रम एवं बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 24 में क्या कहता है, मैं समझा देता हूँ आपको। आर्टिकल 24 कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में दे रखा है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बेसिकली जो 6 से मतलब सॉरी जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप ख़तरनाक कामों में नहीं काम करा सकते हो, जैसे कि खदान हो गए, कारखाने हो गए, इनमें 14 साल से छोटे कम उम्र के बच्चों को आप नहीं कर सकते हो काम। तो ये लिख लो हिंदी मीडियम वाले, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे आपके खदान हो गए, कारखाना हो गए, ये सारी चीज़ें। अब ये याद कैसे करना है, तो ऐसे याद करो, बड़े मियाँ मूवी देखी आपने, एक बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह, है ना, गोविंदा और अमिताभ बच्चन सर की मूवी थी। तो यहाँ पर बड़े मियाँ से मतलब ह्यूमन की बात होगी, यहाँ पर फोर्स्ड लेबर की बात होगी, और छोटे मियाँ से बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा याद कर लेना 23-24 आर्टिकल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है, तो नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मैं इसे रफ करता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट कौन सा है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम। आप बोलोगे ये तो पढ़ चुके हैं, लेकिन एक और वर्ड ऐड हो जाता है यहाँ पर, अगेंस्ट रिलीजियन। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। अब आर्टिकल 25 में क्या दे रखा है, पेन चेंज कर लेते हैं। आर्टिकल 25 में
वो 25 में क्या दे रखा है वो देखते हैं। कॉन्साइज एंड प्रैक्टिस, कॉन्साइज एंड प्रैक्टिस, कॉन्साइज एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। बेसिकली रिलीजियन फ्रीडम दे रखा है कि आप कोई भी लिख, ब्रैकेट में लिख लो थोड़ा, पेन। रिलीजियन फ्रीडम टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। हिंदी वाले लिख लो, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। ये किस में दे रखा है आपका आर्टिकल 25 में। बेसिकली आर्टिकल 25 कहता है कि आप भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म मान सकते हो। ये सारी चीज़ें किस में दे रखी हैं, आर्टिकल 25 में दे रखी हैं। और आपको पूरा हक है अपने जो धर्म है उसको मानने की, उसे प्रैक्टिस करने की, पूरा आपको हक है। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 करता है, कहता है फ्रीडम, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। बेसिकली इसका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब है जो भी आपके सामूहिक धर्म स्वतंत्रता दे रखी है एक तरह से, जैसे कि आप हवन, यज्ञ, सड़क पर नमाज आदि ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ये सारी किस में दे रखे हैं, आर्टिकल 26 में। तो आप लिख लो सामूहिक धर्म धार्मिक स्वतंत्रता है, जैसे हवन, यज्ञ, सड़क पर नमाज आदि पढ़ सकते हो। तो ये हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर नोट डाउन कर लो। थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हो भाई थोड़ा, है ना। उसके बाद आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है डू नॉट पे टैक्स, टू प्रमोट, टू प्रमोट, डू नॉट पे टैक्स टू प्रमोट पर्टिकुलर, टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के लिए धन पर टैक्स नहीं लगता है, धार्मिक कार्यों के लिए धन पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। धार्मिक कार्यों के लिए धन पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, ये आर्टिकल 27 में दे रखा है। उसके बाद आर्टिकल 29 क्या कहता है, वो सॉरी 28। तो जो आपका आर्टिकल 28 है वो बात करता है अटेंडेंस की। अटेंडेंस देखो इतना समझ लो, आ, एक तरह से इंडिविजुअल को फ्रीडम है कि वो कौन सा रिलीजियन अपनाना चाहता है, वो मंदिर जाना चाहता है या नहीं चाहता। वो हिंदू, जैसे कोई हिंदू है तो कोई आके उसे फोर्स नहीं कर सकता, भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हें मंदिर जाना है, उसका मन है वो मंदिर जाए ना जाए। तुम मुस्लिम हो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि तुम नमाज पढ़ो ही पढ़ो, भाई तुम्हारा खुद का अधिकार है। और दूसरी बात, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हो, बिल्कुल अपना सकते हो। कोई मुस्लिम आके आपसे दबाव नहीं बना सकता कि तुमने हिंदू, मतलब तुम अगर हिंदू और मुस्लिम धर्म अपना रहे हो तो कोई हिंदू आके दबाव नहीं बना सकता कि आप क्यों अपना रहे हो, तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है वो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म नहीं अपना सकते हो, कोई भी धर्म छोड़ सकते हो। आप हिंदू हो के हिंदुओं की पूजा नहीं कर सकते, वो सारा चीज़ें आपके ऊपर है। आप मुस्लिम हो, आप हिंदू धर्म अपनाना चाहते हो, तो कोई भी मुस्लिम इंसान आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये आर्टिकल 28 में दिया है, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे लिख लो धार्मिक स्वेच्छा की स्वतंत्रता। हम्म,
ठीक है, अब आपको ये याद कैसे करना है वो बड़ी बात है। देखो आपको याद कैसे करना है, कौन मैन इवेट्स, कौन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस। देखो कौन मैन होता है जो चालाक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इवेट्स को थोड़ा, वो टैक्स को क्या कर रहा है, बचा रहा है, छुपा रहा है, इवेट्स कर रहा है टैक्स अटेंडेंस को। तो कौन से कॉन्साइज, मैन से मैनेज, टैक्स से टैक्स, अटेंडेंस से अटेंडेंस। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ये भी करना आसान है। तो देखो अब हम कितने फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं। अब हम अपना 5वां फंडामेंटल राइट करते हैं। वो कौन सा है हमारा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और ये है 29 से लेके आपका 30 तक। कहाँ से कहाँ तक है, 29 से लेके आपका 30 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस में दे रखा है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 में दे रखा है। आर्टिकल 29 की बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी को बोलते हैं अल्पसंख्यक, अल्प कैसे लिखेंगे, अल्पसंख्यकों, ठीक है सही है ना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का प्रोटेक्शन को संरक्षण, ठीक है, संरक्षण। और आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश, टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखो आर्टिकल 29 कहता है जो माइनॉरिटी है उसका जो इंटरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो आपकी माइनॉरिटी है ना उसका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकें, जैसे कि जो भी जहाँ पर उनकी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, वो जैसे हिंदुओं में गुरुकुल होते हैं और मुस्लिम्स में मतलब अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो उन्हें हक है, अधिकार है कि वो धार्मिक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद कैसे करना है, अच्छा इसे हिंदी में लिख लो, अल्पसंख्यकों का, बस ये पूरा उतार लो और हितों को क्या लिख देना, शिक्षा लिख देना, शिक्षा संरक्षण। अब ये याद कैसे करना है, ऐसे याद करो कि देखो पहले किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात होगी, उसके बाद राइट की बात होगी। पहले उसके इंटरेस्ट का काम करो, फिर उसके अधिकार का काम करो। उसका अधिकार क्या है इसके बारे में पहले मत सोचो, पहले ये सोचो उसका इंटरेस्ट क्या है। जब उसके बारे में काम हो जाए तो फिर उसके राइट के बारे में सोचो। तो अगर आपको ये पता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 में ही 29 और 30 हैं, तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पहले इंटरेस्ट की बात करना फिर राइट की बात करना। इस तरह से याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। और देखो उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 31, और आर्टिकल 31 अब इस दुनिया में नहीं है। आप बोलोगे भैया क्यों, क्योंकि इसे हमारा डिलीट कर दिया गया। इसमें था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें क्या था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी में क्या था, संपत्ति का हमारा क्या था, अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। और आपको मैंने बताया कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटा दिया गया। ये कब डिलीट किया गया, तो 44वां संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन लिख लो, ठीक है। और ये कब किया था, 1978 में,
ठीक है, इसके तहत इसे फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रख दिया गया। और अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संविधान का अधिकार है, किस आर्टिकल में आता है? 300A में आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये संपत्ति का अधिकार क्यों डिलीट किया गया, ये था क्या, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखो, पहले क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ राज कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ जमींदार को लेती थी, कुछ जमींदार के, हाँ भाई किसी को जमींदार बना दिया, जमींदारी सिस्टम चलता था पहले, तो उसको बोल दी कि ये गांव तुम, ये एक गांव या दो गांव की जितनी भी ज़मीन है ये तुम्हारे हिस्से में आती है, मतलब तुम्हारा इस पर, मतलब तुम इसके मालिक हो एक तरह से, और तुम जो किसान लोग हैं उनसे काम करवाओगे, उनसे जो टैक्स है वो कलेक्ट करोगे और वो टैक्स हमें दोगे। ये था जमींदारी सिस्टम। तो इससे क्या हुआ, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो जमींदार थे उनके पास हजारों बीघा ज़मीन रह गई। अब ये बताओ, उनकी वो ज़मीन तो खुद की थी नहीं, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा ये तो गलत है, तो गवर्नमेंट ने 19 से, अब गवर्नमेंट उनसे ज़मीन नहीं ले सकती क्योंकि भाई उनको राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स है, आप उनकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते हो उनसे, अगर वो लोगे तो उनकी फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा और वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने फिर इस फंडामेंटल राइट को ही डिलीट कर दिया, इसने इसे डिलीट कर दिया, और फिर एक फिक्स लिमिट रखी गई कि एक व्यक्ति के अंदर, मतलब हर राज्य के को दिया गया अधिकार कि आप अपने राज्य में चुन सकते हो कि आपके राज्य में हर व्यक्ति के अंदर इससे ज़्यादा उसके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए, और जितनी भी एक्स्ट्रा ज़मीन थी वो लेके जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी उनको दे दी गई। ठीक है, तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करना पड़ा। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट नहीं करते तो आप उनसे ज़मीन ले ही नहीं सकती थी गवर्नमेंट। अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी लिया गया तो ये कौन कौन से आर्टिकल तहत, देखो, एक तो 19 का एफ जो मैंने बताया वो डिलीट कर दिया, 31 को भी हटा दिया गया, और कुछ नए प्रावधान बना के 31 का ए, 31 का बी, 31 का सी ये जोड़ दिए गए। ये पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने। ठीक है, तो बस आपको इतना थोड़ा सा चीज़ें इनके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल 32 मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा आर्टिकल 32 रह गया है, वो हम कर लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 आपका इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हिंदी मीडियम वाले लिख लो, संवैधानिक उपचार। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में। इस आर्टिकल 32 के तहत कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है तो। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, संविधान की आत्मा इसको बोला था। इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इंसान, और इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है। लेकिन ये चीज़ें छोड़ो, जब मैं रिट पढ़ाऊंगा, अभी मैं इसमें रिट नहीं करा रहा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, रिट मैं आपको बाद में कराऊंगा। रिट इंपॉर्टेंट है, रिट क्या होते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बस अभी इतना समझो जितना मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा, ये और उसके बाद आर्टिकल 33, 34, 35 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। एक और चीज़ जो फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट है, जो सवाल बनता है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए ही लागू होते हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं को इनका अधिकार है। किसी और इनको छोड़ के, कोई फॉरेनर आके इंडिया में आ रहा है, सबको सब राइट्स पर अधिकार है, सिर्फ इन राइट्स को छोड़कर इन अधिकारों पर सिर्फ भारतीय नागरिकों का ही अधिकार है। और देखो, जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वैलिड नहीं रहते हैं। फिर अगर कोई फंडामेंटल राइट का पालन नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, जब तक हमारे देश में वो इमरजेंसी बनी रहेगी। लेकिन अगर इमरजेंसी हटती, लेकिन दो आर्टिकल आपके ऐसे हैं 20 और 21, इमरजेंसी आए या कुछ भी आए ये सस्पेंड नहीं होते, बाद बाकी के सारे सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट ये नहीं होते। तो आर्टिकल 20 और 21 आपके सस्पेंड नहीं होते ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो
यहाँ पर हमने ये पूरे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 32 पूरे 12 से लेके 35 पूरे कवर कर लिए जो जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब देखो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं देखो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हिंदी में भी चीज़ें करना शुरू कर दी हैं, हिंदी में भी पढ़ना शुरू कर दिया है, आपको हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते कि मैं एक एक वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं पूरा पहले खुद पढ़ता हूँ, मैं कोई भी चीज़ मिस ना करूँ इस वजह से पहले चीज़ें खुद पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। पहले तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ता था, अब हिंदी में भी पढ़ता हूँ कि इस टर्म को क्या बोलते हैं, फिर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के लिए इन लेक्चर्स के पीछे मेरे महीनों की मेहनत है। मैं जब से हमारे हिस्ट्री के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिए थे उसके बाद से ही मैं इस पे लग गया था। बहुत मेहनत करी है मैंने इन लेक्चर्स पे और अब आपको वो दिख भी रही होगी। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और देखो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उन्हें ज्वाइन कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर मैं पीडीएफ वगैरह ये सारी चीज़ें देता रहता हूँ, तो इन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनको आप ज्वाइन कर लो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।